फिक्र का माहौल है। चारों तरफ लोग खांसते हुए नजर आ रहे हैं। मुखिया जी चौपाल पर परेशान बैठे हैं। तभी गांव के एक काका कंबल ओढ़े थके हुए उनके पास जाते हैं। उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है और वो बेहद थके हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसी अजीबोगरीब बीमारी है हमारे मोहल्ले में। हर तरफ से बस रोने और खांसने की आवाजें आती हैं। इस मर्ज की दवा तो मिल ही नहीं रही है। मुखिया जी, आधे से ज्यादा लोग तो बिस्तर पर पड़े हैं। अगर जल्दी ही कोई इलाज नहीं मिला तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। वैद्य जी ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए हैं। हमें बचाने वाला अब कोई नहीं बचा। हम तो पूरी तरह से फंस चुके हैं। सिर्फ कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। मुखिया जी, इंसानी ताकत तो अब जवाब दे चुकी है। हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा है। मुखिया जी घबराकर खड़े हो जाते हैं और चारों ओर देखते हैं और गांव की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर नदी के किनारे एक लंबा चौड़ा और ताकतवर आदमी खड़ा है। उसके सिर पर गोली टोपी है, चेहरे पर चमकती मुस्कान है और घनी मूछें हैं। वो कोई और नहीं, सखाराम है। सखाराम, जिनकी मूछें हैं राइट, डोले हैं टाइट और जो लहरों से अकेले ही कर लेते हैं फाइट। सखाराम नदी में जाल फेंकते हैं। जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती हैं और वो पूरी ताकत लगाकर जाल बाहर खींच लेते हैं। ए समंदर, आज तुमने भी मेरी ताकत का इम्तिहान लिया है, लेकिन इस सखाराम के जाल से बचना नामुमकिन है। जब तक मेरे बाजुओं में दम है, मैं हारने नहीं वाला, पक्का। तभी काका वहाँ आते हैं और सखाराम के कंधे पर हाथ रखते हैं। सखाराम, तुम यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हो, वहाँ पूरे गांव पर आफत आ पड़ी है। अरे इस बीमारी से थोड़ा तो डरो मेरे भाई। अरे चचा, डरना तो इस सखाराम के खून में ही नहीं, जो पानी की खूंखार लहरों से रोज भिड़ता है, वो किसी बीमारी से नहीं डरता चचा। सांगुन ठेव तो ये शरीर पत्थर का है, पत्थर का। तुम्हारी हिम्मत बड़ी है सखाराम, लेकिन तुम्हारी माँ भी इस बीमारी की चपेट में आ गई है। वो घर पर बहुत तेज बुखार में तड़प रही है। क्या कहा चचा? आइला, मेरी माँ की तबीयत? सखाराम घबरा जाते हैं और जाल वहीं छोड़कर अपने घर की ओर भागते हैं। सखाराम की माँ घर पर कंबल ओढ़े लेटी हैं और खांस रही हैं और बेहद बीमार नजर आ रही हैं। सखाराम जल्दी से घर के अंदर दाखिल होता है। माँ को देखकर वो परेशान हो जाता है और उनके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। माँ, अरे अपनी आंखें खोलो माँ, देखो तुम्हारा सखाराम आ गया है। अरे तुम तो कभी बीमार नहीं पड़ती माँ, तुम तो कभी बीमार नहीं पड़ती थी, फिर आज क्या हो गया? काका आकर उसके घर के दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। सखाराम, मैंने कहा था ना, ये बीमारी किसी को भी नहीं छोड़ती है। इन्हें बहुत तेज बुखार है। नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। सांगुन ठेव तो मैं इस बीमारी को मेरी माँ को छूने भी नहीं दूंगा, समझे क्या चचा? माहौल फिक्र से ग्रस्त है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। शाम हो जाती है। मुखिया जी चौपाल पर फिक्र में बैठे हैं। सखाराम उनके पास आते हैं और नाराज होकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मुखिया जी ऊपर देखकर उसे देखते हैं। मुखिया जी, मुझे कोई रास्ता बताइए ना। मेरी माँ वहाँ एक बीमारी से लड़ रही है, पूरा गांव मर रहा है। आप इस गांव के मुखिया हैं, कुछ तो रास्ता निकालिए। एक इलाज है सखाराम, लेकिन वो रास्ता सीधे मौत के मुंह में जाता है। आज तक वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौट पाया है। अरे मौत के मुंह से वापस आना तो इस सखाराम का पुराना खेल है मुखिया जी। आप बस केवल मुझे उस जगह का पता बताइए, बाकी का काम मेरी हिम्मत कर देगी। सांगुन ठेव तो यहाँ से दूर समंदर के बीचों बीच एक पुराना टापू है। वहाँ एक दुर्लभ चमत्कारी जड़ी बूटी मिलती है जो हर महामारी को खत्म कर सकती है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है। सखाराम और कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। उसी शाम सखाराम नदी के किनारे आते हैं और टापू तक जाने के लिए अपनी नाव तैयार करने लगते हैं। तभी काका वहाँ आ जाते हैं। टूटी हुई नाव देखकर उनके चेहरे पर फिक्र नजर आती है।
सखा राम, क्या तुम पागल हो गए हो? अकेले इस छोटी सी नाव को लेकर उस खतरनाक टापू पर जा रहे हो? तुम लहरों में डूब जाओगे। जब गांव पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और मेरी माँ वहाँ मौत से लड़ रही है, मैं ऐसा हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। वहाँ रास्ते में गहरे भंवर उठते हैं, तेज तूफानी हवाएं चलती हैं। उस टापू के पास नुकीली चट्टानें हैं जो बड़ी से बड़ी नाव को भी निस्त नाबूद कर देती हैं। मत जाओ सखाराम, बिना लड़े हारना इस सखाराम की फितरत नहीं। आप बस मेरी माँ का ख्याल रखना। सांगुन ठोते। तभी सखाराम नाव तैयार करते हैं और समंदर की ओर चल पड़ते हैं। काका अब भी बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। रात को सखाराम खुले समंदर में पहुंच जाते हैं। कुछ वक्त तक समंदर खामोश रहती है, मगर उसके बाद बड़ी बड़ी लहरें उसकी छोटी सी नाव से टकराने लगती हैं। सखाराम पूरी कोशिश करते हैं कि वो नाव को संभालते रहे। ये जितनी ताकत है ना, उतनी ताकत से आ। मैं भी देखता हूँ कि तेरे में कितना दम है। सखाराम को आज रोक नहीं पाएगा। नाव एक बड़ी लहर के साथ ऊंची उठती है और फिर तेजी से गहरे पानी में गिर जाती है। सखाराम एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठते हैं, मगर वो नाव की लकड़ी को मजबूती से पकड़ लेते हैं। मुझे उस टापू तक पहुंचना ही होगा। मेरी माँ घर पे मेरा इंतजार कर रही है। मैं पीछे नहीं हट सकता। नाव लहरों पर लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। सखाराम पूरी ताकत से नाव को पकड़े रहते हैं। अगले दिन दूर के टापू पर सखाराम पहुंचते हैं। वो थके हुए हैं, मगर रुकते नहीं। पास ही चट्टान के करीब पहुंचते ही उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। उन्हें वो चमकती हुई हरी जड़ी बूटी मिल जाती है, जिससे गांव की बीमारी ठीक हो सकती है। सखाराम होशियारी से जड़ी बूटी निकालकर अपने पास रखते हैं। जैसे ही वो अपनी नाव की ओर लौटने लगते हैं, समंदर की एक बड़ी लहर उनकी नाव को उठाकर चट्टान से टकरा देती है। नाव टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। नहीं, मेरी नाव! सब कुछ खलास हो गया रे। अब मैं इस सुनसान टापू से वापस अपने गांव कैसे जाऊंगा? सखाराम चट्टान के किनारे की ओर भागते हैं और टूटी हुई लकड़ियों को देखते हैं। वो चारों ओर देखते हैं, मगर आस-पास दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही समंदर नजर आता है। जड़ी बूटी तो मिल गई, लेकिन मैं इधर बुरी तरीके से फंस गया हूँ। अगर मैं टाइम पे गांव नहीं पहुँचा ना, तो ये दवा किसी काम की नहीं रहेगी। हे परवरदिगार, अब मैं क्या करूँ? सखाराम किनारे पर बैठ जाते हैं। वो बेहद उदास हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वक्त बीतता है और अब रात हो जाती है। सखाराम अभी भी उसी किनारे पर मायूसी में बैठे हैं। भूख और कमजोरी से उनका शरीर कांपने लगता है और वो बेहद थका हुआ महसूस करते हैं। मेरी ताकत कम हो रही है। हवा बहुत तेज है। मेरी माँ, मुझे माफ करना। मैं दवा लेकर भी तेरे पास वक्त पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ माँ। वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, मगर बेहद कमजोरी से उनके पैर कांपने लगते हैं। सखाराम फिर से नीचे बैठ जाते हैं। मुझे हिम्मत नहीं हारने का है रे, लेकिन ये शरीर अब जवाब दे रहा है। ताकत खत्म होने पर सखाराम वहीं पीठ के बल लेट जाते हैं। उनकी कमीज के नीचे रखी जड़ी बूटियां हल्की चमकती हैं। अगली सुबह सखाराम चट्टानों के पास गीली रेत पर बेहोश पड़े हैं। तभी पानी में लहरों की एक अजीब सी लकीर टापू की ओर बढ़ती है। तभी वो जंतु पानी से बाहर छलांग मारती है। ये कोई और नहीं बल्कि मुन्नी होती है, जो सखाराम को बचाने के लिए फिर से जल परी बनकर आई है। उसके हाथ में औजारों का एक थैला है। पानी से बाहर आते ही उसकी पूंछ पैरों में तब्दील हो जाती है। मुन्नी टूटी हुई नाव देखती है और जल्दी जल्दी लकड़ियों के टुकड़े जोड़ने लगती है। अपने औजारों से वो नाव को फिर से ठीक कर देती है। फिर वो सखाराम के पास जाती है और उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कती है। कुछ ही वक्त में सखाराम जाग जाते हैं, मगर वो अभी भी बेहद कमजोर नजर आते हैं। रे सखाराम, अपनी आँख खोल कर देख, मैं आ गई यहाँ। तू ऐसा ढीला पड़ के हार को नहीं मान सकता। उठ और देख अपनी इस नाव ने। सखाराम अपनी नाव की ओर देखते हैं, जो अब फिर से ठीक हो चुकी है। मुन्नी,
तू यहाँ इस खतरनाक टापू पर कैसे आई? और मेरी ये नाव, ये तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, ये फिर से ठीक कैसे हो गई? क्या ये कोई ख्वाब है क्या? यो कोई ख्वाब को नहीं सखाराम, मैं थारे पाछे पाछे आ गई थी और इस नाव ने जमा टकाटक ठीक कर दिया से। अब सवाल जवाब करना बंद कर और नाव में बैठ। गांव में सबकी हालत जमा खस्ता हो रही से। सखाराम और मुन्नी नाव में बैठते हैं और गांव की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में वो समंदर से आगे बढ़ते हैं। तभी लहरें तेज होने लगती हैं, मगर मुन्नी खामोशी से अपनी शक्ति से उन लहरों को शांत कर देती है। और फिर उसी शाम मुखिया जी और काका गांव की चौपाल पर परेशानी में बैठे हैं। गांव की हालत अब भी बहुत नाजुक है। तभी सखाराम मुन्नी के साथ चौपाल पर आते हैं। उनके हाथ में वही ठीक करने वाली जड़ी बूटी है। मुखिया जी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और उनके चेहरे पर खुशी नजर आती है। सखाराम, तुमने सचमुच एक बड़ा चमत्कार कर दिया है। तुमने इस गांव को एक नया जीवन दान दिया है। तुम सिर्फ एक साधारण मछुआरे नहीं हो सखाराम, तुम इस पूरे गांव के असली रखवाले और रहनुमा हो। जब तक इस दबंग मछुआरे के शरीर में सांस बाकी है, तब तक हमारे गांव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सांगुन ठेव तो। मुन्नी खुशी से मुस्कुराती है और गर्व से सखाराम के पास खड़ी रहती है। गांव वाले अपने रक्षक सखाराम और मुन्नी के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। सबके चेहरे पर सुकून और खुशी नजर आने लगती है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।